नमस्कार साथियों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम वाचन कर रहे थे कांता भारती जी के सुप्रसिद्ध उपन्यास रेत की मछली का। इस पृष्ठ तक हम वाचन कर चुके हैं। कांता भारती जी ने कुंतल की स्थिति को इतना दयनीय बना दिया है कि अब उस पर क्रोध आता है। कुंतल के लिए शुरू में सहानुभूति महसूस हो रही थी। शोभन और मीनल कुंतल के साथ सही नहीं कर रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन कुंतल के सामने अब सारी स्थिति शीशे की तरह स्पष्ट है। फिर भी वो चुप है, कुछ नहीं कर रही है और ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। देखते हैं आगे क्या होता है। मेरी यातना, अपनी महत्वाकांक्षा और लिप्सा के सघन क्षणों का सप्ताह बिताकर शोभन लौटे। तब सबसे पहले उन्होंने अपने साहित्यिक मित्रों को आमंत्रित किया। लौटी तो मैं भी थी, लेकिन शोभन के साथ लौटी थी ये नहीं कह सकती। ऐसा लग रहा था जैसे किसी धागे से खींचकर बलात् कोई कलकत्ते ले गया और उसी तरह बेजान खिलौने जैसे खींचकर वापस भी ले आया। फुलबगिया में जंगली लतर एक सप्ताह में ही बढ़ चढ़कर फैल रही थी। अब अपनी विवशता से लड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। लतर बढ़ रही थी और मेरा भविष्य छोटा होता जा रहा था। कलकत्ते से लौटने के बाद शोभन ने फिर साहित्यिक मित्रों से संपर्क बना लिया। ये संपर्क उन्हें बनाना ही था। मुझे विश्वास है कि इसके पीछे भी शोभन का निहित उद्देश्य था। सम्मेलन में जिन लोगों को आमंत्रित नहीं किया था वे नाराज थे। शोभन अब उनके सामने सफाई यह देना चाहते थे कि जो कुछ हुआ वह संयोजकों की नासमझी से हुआ। उन्होंने तो इन तमाम लोगों के नाम दिए थे, लेकिन आयोजक शायद इन नामों से परिचित नहीं थे। ये कहकर शोभन जहां अपना बड़प्पन दिखा रहे थे, वहां ये भी साबित करना चाहते थे कि बाकी लोग शोभन से कितने छोटे हैं। तभी तो संयोजक उनके नाम याद नहीं रख पाए। शोभन ने उन्हें बताया कि वास्तव में तो सम्मेलन के बाद अब ही असली समारोह शुरू होना है। शोभन उसे लड़ाई की संज्ञा दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि अब साहित्यकार को एक व्यापक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। असली काम तो ये लड़ाई ही है। शोभन में साधारण चतुराई नहीं थी। अपने से पराजित लोगों को फिर अपने साथ ला खड़ा करने की कला उन्हें आती थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसन युद्ध का संकट और मानव की यातना से संघर्ष का लंबा चौड़ा ब्यौरा शोभन ने दिया। उनका कहना था कि इस आसन संकट के बीच मानव को अपने खोए हुए मूल्य और मर्यादाओं की खोज करनी होगी। शोभन के कलाकार मित्र सहसा बीच में ही बोल पड़े, लेकिन बंधु, इस पर तो पहले से ही काफी कुछ काम हो चुका है और फिर वर्मा जी ने इस विषय पर पूरी पुस्तक ही लिखने की सोच ली है। संवाद सुनते सुनते मैं अपने आप में मुस्कुराई। पुस्तक अब वर्मा जी तो क्या लिखेंगे। वर्मा जी ने जो कुछ सोच समझकर अपने को स्पष्ट करने के लिए शोभन से कहा सुना था। शोभन का दिमाग इस मामले में तो काफी तेज है। वर्मा जी से जो बहस होती रही थी उसे शोभन लगातार रात में लेखबद्ध करते रहे थे। पांडुलिपि अब टाइप भी हो चुकी थी। सिर्फ प्रकाशन की कसर थी और अब मानव मूल्यों पर जिस तरह बहस का आयोजन वे यहाँ और बड़े पैमाने पर करना चाहते थे, वह तो वास्तव में उनकी इस किताब का उद्घाटन समारोह भर होने वाला था। ऐसे मामलों में शोभन कितने कुशल हैं। सम्मेलन के लिए कलकत्ते जाते समय ट्रेन पर उनके साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए बुलाए गए डॉक्टर भुवन भी थे। भुवन जी से शोभन ने पूछा था कि वे किस समस्या को उठाना चाहेंगे। डॉक्टर भुवन ने तभी अपने विचारों की रूपरेखा उन्हें बताई थी। वे सम्मेलन के दौरान शायद सन्नाटे में आ गए होंगे जब उन्होंने सुना होगा कि विषय परिवर्तन करते हुए शोभन ने उन्हीं की रूपरेखा को विस्तार देकर प्रस्तुत कर दिया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कांता भारती जी बताना चाहती है कि शोभन केवल अपने निजी रिश्तों में ही वफादार नहीं है, बल्कि अपने लेखन में भी वफादार नहीं है। किस तरीके से वे दूसरे लेखकों की बातों को, उनके विचारों को अपना कहकर अपना बना लेते हैं और अपने नाम से प्रकाशित भी करवा रहे हैं। यानी छल करना उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे अपने निजी रिश्ते हो या फिर साहित्यिक रिश्ते। इस बृहत्तर सम्मेलन की तैयारियां शुरू होते होते दशहरे की छुट्टियां हो आई। शोभन खिल उठे कि मीनल फिर आ पहुंची। फुलबगिया में जंगली लतर और भी अधिक बढ़ गई थी। मन में उसके प्रति अटूट घृणा और प्रतिहिंसा होने के बावजूद अब उसे काटने की सामर्थ्य मुझ में बची नहीं थी। तो बार बार यहाँ लतर की बात हो रही है और कुंतल अपनी बेबसी दिखा रही है, लेकिन कुंतल क्यों नहीं अपने हाथों से इस लतर को काट देती है? क्यों नहीं वो इस जंजाल से मुक्त हो जाती है? क्यों नहीं वो इस रिश्ते से मुक्त हो जाती है? क्यों नहीं स्पष्टीकरण मांगती है मीनल से? कुंतल अपनी सास को सारी बातें क्यों नहीं बता रही है? शोभन का सामना क्यों नहीं कर रही है? मीनल से साफ साफ बातें क्यों नहीं कर रही है? मीनल की भी तो माता पिता है और कुंतल के भी तो माता पिता है। कुंतल शोभन और मीनल की इस बेशर्मी को क्यों सहन कर रही है? कुंतल क्यों नहीं इस लतर को स्वयं अपने हाथों से उखाड़कर फेंक दे ताकि उसकी फुलबगिया दोबारा से फिर वैसे ही रोशन हो जाए। फुलबगिया में जंगली लतर और भी अधिक बढ़ गई थी। मन में उसके प्रति अटूट घृणा और प्रतिहिंसा होने के बावजूद अब उसे काटने की सामर्थ्य मुझ में बची नहीं थी। या ये कहूँ कि जब उसे काटने का समय था तब मैं निरुपाय बैठी रही। अब उसे बढ़ने देने के अतिरिक्त और कोई उपाय भी क्या था? मीनल से उनके वही लंबे लंबे कभी न खत्म होने वाले संवाद शुरू हो गए।
मैंने सुना कि वे बड़े हर्ष से मीनल को बता रहे थे कि भारत पब्लिशर के निदेशक श्री रतनलाल का पत्र आया है। रतनलाल चाहते हैं कि उनके बड़े साप्ताहिक के बारे में अंतिम रूप में शोभन अपना फैसला दे दे। कलकत्ते के सम्मेलन के दौरान रतनलाल ने शोभन से कहा था कि वे उन्हें अपने साहित्यिक का संपादक बनाना चाहते हैं। शोभन समाचार से गदगद हो उठे थे। वे साधारण खिलाड़ी नहीं थे, इसलिए उन्होंने जाहिर यही किया था कि इस आमंत्रण को स्वीकार करने में उन्हें असुविधा हो रही है और इलाहाबाद जाकर अपने मित्रों से सलाह मशवरा करने के बाद ही वे अंतिम रूप से कुछ निर्णय ले सकेंगे। नाम के लिए अपनी विरक्ति जाहिर करने के बाद शोभन ने अपने मित्रों से इस बात की चर्चा भी की थी। मित्रों को वे दिखाना चाहते थे कि उन्हें कितना बड़ा महत्व मिल रहा है। वर्मा जी ने बहुत धीरे से मुस्कुराकर कहा था, शोभन तुम्हें याद है पिछले बरस हम लोगों ने सम्मेलन किया था, तुमने उसमें कहा था कि साहित्य और साहित्यकार के लिए राज्याश्रय खतरनाक है। ये बताओ शोभन, तुम्हें दिया जाने वाला ये संपादकत्व क्या एक धनी व्यक्ति का आश्रय नहीं होगा? वर्मा जी ने जो नहीं कहा था वह शोभन के चित्रकार कवि मित्र ने ठहाकेदार हंसी के साथ कह डाला। राज्याश्रय छोड़कर सेठाश्रय चुनोगे? शोभन ने वह वार्तालाप इससे आगे चलने नहीं दिया था। अपने मित्रों से जो अवमानना मिली थी उसे शोभन मीनल से छुपा गई, बल्कि उन्होंने कहा कि उनके साहित्यिक मित्र उनसे इसलिए रुष्ट हैं कि ख्याति की दौड़ में वे पीछे रह गए। मीनल ने उनके इस आत्मसंतोष को समर्थन दिया। शोभन बहुत खुश थे कि उनकी महत्वाकांक्षा को आयाचित बल मिल रहा है। शोभन से कटी हुई मैं अब इतनी तिक्त होती जा रही थी कि इस दुनिया में झांकने की मेरी इच्छा भी नहीं होती थी। मैंने अपने आप को जब निर्वासित कर लेने का ही निश्चय कर लिया था। शोभन के साहित्यकार मित्रों से मेरे निर्वासन का ही रहस्य छिपा हुआ नहीं था। बहुत कम बोलने वाले वर्मा जी ने एक बार संकेतों से कहा था कि पाली हुई बिल्ली कभी चेहरे पर भी पंजा मार देगी। मीनल का ध्यान इन व्यवसायिक संवादों में नहीं लग रहा था और शोभन को तब तक संतोष होने वाला नहीं था जब तक वे पूरी तरह मीनल को इन्हें समझा देते कि पत्रिका की इस जिम्मेदारी को संभालने के बाद न केवल शोभन अतिरिक्त प्रतिष्ठा ही अर्जित कर सकेंगे, बल्कि मीनल और उनके संबंध भी अधिक गहरे और अधिक उन्मुक्त हो सकेंगे। शोभन को जिसकी बहुत प्रतीक्षा थी वह पत्र रतनलाल की ओर से उनके पास आ गया। रतनलाल ने लिखा था, वे सहपरिवार नैनीताल जा रहे हैं। अच्छा होगा कि शोभन वहीं आ जाए, पत्रिका के बारे में बात करने में भी आसानी होगी। शोभन पत्र पाकर उछल पड़े। उत्साह में वे ये भूल गए कि मैं भी उस समय वहां थी। मुझे देखकर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। बात बदलते हुए बोले, कितना अच्छा होगा कि अब हम लोग बहुत दिनों के बाद हमारा सोचा हुआ संभव हो जाएगा। कब बुलाया है? मीनल ने पूछा। कब? शोभन ने रतनलाल का पत्र मीनल के आगे बढ़ाकर कहा, बस जितनी जल्दी हम लोग चल सकें। वे लोग तो नैनीताल पहुंच भी चुके होंगे। मैं तो अभी चल सकती हूँ, मीनल ने उत्साह से कहा। शोभन ने अब मेरी ओर देखा। मेरी उपस्थिति मात्र से शोभन अव्यवस्थित हो रहे थे। अनमने स्वर में मुझसे बोले, अभी इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? कुंतल को काफी तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, आप दोनों हो आइए, मैंने उपेक्षा से कहा। शोभन माने नहीं, मान सकते भी नहीं थे, बल्कि उनके लिए उस समय मेरा साथ न जाना घातक भी हो सकता था। शोभन मीनल को ले जाना चाहते थे। मीनल और उनके लिए ये सुअवसर पके फल की तरह जैसे ऊपर से आ टपका था। नैनीताल की पृष्ठभूमि से अधिक उपयुक्त उनके स्नेह संबंध के लिए और हो ही क्या सकता था। लेकिन मीनल को अकेले ले जाने लायक साहस उनमें नहीं था। रतनलाल का भी परिवार वहां था। शोभन ये भी जानते थे कि रतनलाल विवाह संबंध से बाहर शोभन का संबंध पसंद नहीं करेंगे। बहुत बड़ा स्थान, समृद्धि की बहुत बड़ी सीढ़ी उन्हें मिलने जा रही थी। उस सीढ़ी के लिए वे ऐसा कोई खतरा किसी भी कीमत पर लेने को तैयार नहीं थे। मेरे सामने समस्या कोई नहीं थी, केवल अपनी पराजय की व्यथा ही थी। उनके आग्रह का सामना करने के लिए मेरे पास सीधे कोई तर्क नहीं था। मेरा ध्यान तोरू की ओर गया। मैंने थोड़ी तिक्तता के साथ कहा, नैनीताल में काफी सर्दी पड़ेगी, तोरू के पास तो गर्म कपड़े तक नहीं है। तो क्या हुआ, वही नैनीताल चलकर ले लेंगे, शोभन ने कहा। थोड़ी सी ऊन खरीद लेना, उससे तोरू के लिए स्वेटर बुन लेना, मीनल ने कहा। तब तक उसे शॉल उठा लेना। मेरा मन जल उठा, शोभ से गला रुंध आया। ये कैसे नियति है, सब कुछ मेरा है, फिर भी मैं उसे अपनी एकमात्र बच्ची तोरू के लिए प्राप्त नहीं कर सकती। शोभन प्रसंग की कटुता को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने तुरंत बात बदल दी। और कोई समय होता तो शोभन का रुख बिल्कुल दूसरा ही होता। इस समय तो वे किसी भी कीमत पर स्थिति संभालने को आमादा थे। सारी बात भूलकर उन्होंने अतिरिक्त आत्मीयता दिखाते हुए मुझसे कहा कि तुम्हें तो चलना ही होगा। मैंने मन में सोचा था कि यात्रा के बीच मन बदल जाएगा, नई जगह पहुंचूंगी तो नया वातावरण अवसाद को अपने साथ ही समेट लेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रास्ते भर मेरा अवसाद और अधिक बढ़ गया। मुझे याद आ रहा था जब शादी के बाद पहली बार शोभन मुझे इसी रास्ते से नैनीताल लाए थे। तब से इतने बरसों पहले कि उस कुंतल और आज की इस कुंतल में एक जैसा कुछ भी नहीं बचा था। शोभन मीनल से सटे हुए खिड़की से बाहर देख देख कर इस तरह बातें कर रहे थे कि देखने वाला उन्हें ही पति पत्नी समझता।
पता नहीं यात्रियों ने ध्यान दिया था या नहीं। मैं उनके सामने किसी आया से अधिक शायद ही कुछ लग रही थी। बीच बीच में मन का दर्द उभरता तो मैं तोरू को सीने में भींच लेती। रास्ते भर एक बार भी शोभन की ओर चेहरा घुमाने की मेरी इच्छा नहीं हुई। स्टेशन पर खासी सर्दी थी। डिब्बे के अंदर मौसम उतना सर्द नहीं लग रहा था। बाहर निकलते ही मैंने देखा तोरू की नन्ही नन्ही उंगलियां सर्दी के कारण नीली हो आई थी। मन कचोट उठा। शोभन ने एक बार भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तोरू को सर्दी भी लग रही होगी। स्टेशन से बाहर निकलकर हम लोग टैक्सी में बैठे। मैंने सोचा कि अब शायद शोभन पहले बाजार की ओर चलें और तोरू के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीदें, लेकिन शोभन ने टैक्सी वाले को सीधे नैनीताल चलने का आदेश दिया। मेरा मन चित्कार कर उठा। मुझसे रहा नहीं गया। हार कर मैंने कहा, जरा ठहरो। शोभन ने मेरी ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। मैंने तिक्तता को दबाते हुए कहा, तोरू को इतनी सर्दी लग रही है, पहले कुछ गर्म कपड़े क्यों नहीं खरीद लेते। बात कहने के बाद शोभ और शर्म से मेरी कनपट्टियां जल उठी। कंठ में उभरती हुई रुलाई को बड़े यत्न से मैंने रोका। बेबी के लिए कपड़े खरीदे गए, लेकिन मैं समझ रही थी कि उसके पीछे शोभन की मजबूरी भले रही हो, उनका उत्साह नहीं था। कपड़े खरीदने के बाद हम नैनीताल के लिए रवाना हो गए। अब मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मैं पहले से भी ज्यादा अकेली हो गई हूँ। एकमात्र तोरू को छोड़कर टैक्सी की खिड़कियों से बाहर दिखते दृश्यों में मुझे सबसे ज्यादा अपनापन नजर आ रहा था। नैनीताल पहुंचते पहुंचते सूरज ढल चुका था और भीगी हुई सर्दी आसपास लौटने लगी थी। तोरू को सावधानी से गोद में समेटकर मैंने अपने दोनों पैर झील में लटका दिए। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन मेरी जलती हुई अंतरात्मा को उससे शीतलता मिल रही थी। अभी अभी यहाँ शोभन भी थे। 1 मिनट में आने को कहकर वे उठ गए। इस बार बुरा नहीं लगा। ऐसा लगा एक कड़वाहट मेरे पास बैठी थी जो अब उठकर कहीं चली गई। एकांत से मुझे थोड़ा आश्वासन भी हो रहा था। ये झील डूबने के लिए भी तो काफी है, मैंने सोचा। लेकिन फिर मैंने यह भी सोचा कि पराजय की जिन गहराइयों में मैं डूब चुकी हूँ, उनसे इस झील की गहराई कहीं कम है। सच तो यह है कि डूबना अब दोबारा नहीं होगा। लहर डुबाकर, झकझोर कर, निष्ठुर होकर जिस बिंदु पर छोड़कर लौटी है, वहीं से अपना रास्ता शुरू होता है। शीतल ध्वल अपनी छाती पर खेलकर नीचे धकेल दी गई जलधारा पत्थर, बालू और मिट्टी की कब्र से बाहर आएगी। हरितिमा को अमर बेल खा गई, लेकिन जीवन शक्ति के तंतु अभी भी जीवित हैं। शोभन की प्रतीक्षा निरर्थक थी। प्रतीक्षा करने की इच्छा भी नहीं थी। सूरज ढलते ढलते चूंकि सर्दी और अधिक हो जाने का डर था, इसलिए मैं तोरू को लेकर झील के किनारे से लौट पड़ी। एक जगह मैं ये सोचकर संतुष्ट भी हुई कि शोभन और मीनल जब वहां लौटेंगे तो मुझे न पाकर निराश होंगे। होटल पहुंची तो मालूम हुआ कि भारत पब्लिशिंग हाउस के रतनलाल जी का संदेश आया हुआ था। रात को भारत पब्लिशिंग हाउस के मालिक की ओर से शोभन और श्रीमती शोभन को डिनर पर बुलाया गया था। श्रीमती शोभन देखकर मन जल उठा। जी में आया कि मैं उस स्लिप को फाड़ दूं। निमंत्रण तो शोभन और मीनल के लिए होना चाहिए था। श्रीमती शोभन नाम का एक पद अवश्य था, लेकिन उस पद पर अगर मीनल न थी तो मैं भी नहीं थी। काफी रात गए शोभन लौटे। कमरे का दरवाजा खुलने से पहले मुझे हंसी सुनाई दी। मीनल हंस रही थी, इस तरह हंस रही थी जैसे गुदगुदाया जा रहा हो। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, लेकिन खोलने के लिए मैं उठी नहीं। शोभन अंदर आए। आसपास उन्होंने इस तरह देखा जैसे कमरे में मेरा और तोरू का अस्तित्व ही न हो। मेज पर भारत पब्लिशिंग हाउस से आई हुई स्लिप एक एस्ट्रे के नीचे दबी थी। शोभन ने उसे पढ़ा और बोले, ओहो देर न हो जाए कहीं, 8 बजे बुलाया है और 7:30 तो वैसे ही बज रहे हैं। मीनल तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन इसके बाद उन्हें कुछ ध्यान आ गया। शायद उन्होंने सोचा कि डिनर पर उन्हें सहपत्नीक बुलाया गया है। भारत पब्लिशिंग हाउस के मालिक विचारों से बहुत अधिक रूढ़िवादी हैं। डिनर पर इस तरह किसी पराई लड़की के साथ आना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुरंत बोले, और कुंतल तुम तो काफी पहले से आ गई थी, तुम्हें तो अब तक कपड़े बदल ही लेने चाहिए थे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर अपनी बात दोहराई। इस बार उनके स्वर में काफी नरमी थी। उनका उद्देश्य छुपा नहीं रहा। वे अभिनय करना जानते थे। उन्हें पता था कि मेरे न जाने पर मीनल को ले जाना भी उनके लिए कठिन हो जाएगा। बहुत रूखी आवाज में मैंने कहा, आप चले जाइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शोभन का अभिनेता पूरी तरह सक्रिय हो उठा। वे मनोहार पर उतर आए। मनोहार भरी जबरदस्ती के बाद अंततः वे ही फिर जीते। डिनर से लौटने के बाद मेमने की तरह खाल में छुपा हुआ भेड़िया सहसा बाहर आ गया। उनका काम निकल चुका था, इसलिए अब अभिनय की कोई जरूरत नहीं थी। भारत पब्लिशिंग हाउस के मालिकों से साप्ताहिक पत्र के संपादन के लिए काफी अच्छी शर्तें तय हो गई थी। मालिक इस कमरे में इस समय मौजूद भी नहीं थे, इसलिए शोभन को अपनी प्रसन्नता जाहिर करने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। मीनल को उन्होंने बाहों में भरा और चूम लिया। डिनर के दौरान मैं शोभन से कुछ दूर बैठी थी, इसलिए उस समय मुझे पता नहीं चल सका कि उन्होंने उस समय जो खुशी जाहिर की उसका राज क्या था। मीनल को भी उतना सब पता नहीं था। रात काफी हो गई थी। होटल में गहरा सन्नाटा छा गया था। कमरे में 2 बड़े पलंग पड़े थे, दोनों एक दूसरे से काफी दूर। एक पलंग पर मैं थी तोरू के साथ और दूसरे पलंग पर शोभन मीनल के साथ।
वे धीरे धीरे मीनल को बता रहे थे कि तय ये हुआ है कि शोभन यूनिवर्सिटी से 1 साल की छुट्टी लेकर बम्बई जाएंगे और ये देखेंगे कि वे पत्र संभाल सकते हैं या नहीं। कुंतल और तोरू इलाहाबाद में माँ के साथ रहेंगी। आगे बहुत कुछ मैंने स्वयं भी जोड़ दिया, यानी मीनल के लिए ये आसान हो जाएगा कि वह जब तक चाहे बम्बई में शोभन के साथ रहे, क्योंकि तब दोनों के बीच से कुंतल का व्यवधान भी दूर हो जाएगा। बातों का सिलसिला व्यवसाय से हटकर लिप्सा की गलियों में उतर गया। मैंने दूसरी ओर करवट बदल ली। शोभन और मीनल के संवाद चुंबनों और सित्कारों में बदल गए। मैं अपने दांत भींचकर तकिए में सिर गड़ाए लेटी रही। इस पर्वताचल में एक बार पहले भी मैं शोभन के साथ आई थी, लेकिन तब यहाँ ये दूसरा पलंग नहीं था और तब मेरा प्यार भी किसी दूसरे पलंग पर नहीं था। कहाँ कहाँ भटकते रहे थे हम लोग। पूरा वह एक कितना महीना तेजी से किसी पानी की धार की तरह पर्वत से कूदकर नीचे तक दूरी तय कर गया था। लेकिन अब यही मेरा संबंध एक ऐसा ग्लेशियर बन गया था जो इतने धीमे धीमे आगे बढ़ता था कि लगता था जैसे उसमें गति है ही नहीं। 2 हफ्ते का वह छोटा सा समय कितनी कठिनाई से बीता, यह मैं नहीं कह सकती। 15 दिन के बाद हमारे वापस लौटने का दिन आ गया, लेकिन वह वापसी किधर? क्या मैं अपनी दुनिया में फिर से वापस लौट सकती हूँ? बहुत सी परिस्थितियों में वापसी सुख देती है, लेकिन इस वापसी में सुख नहीं था। मुझे मालूम था कि अब जिस इलाहाबाद में वापस जा रही हूँ वह किसी निर्वासन से कम नहीं होगा। घर पर 15 दिनों में फुलबगिया में वह लतर फिर फैल गई थी। शोभन और मीनल तेजी से माँ को आवाजें देते हुए अंदर चले गए। मैं एक क्षण के लिए ठिठक कर उस लतर को देखने लगी। जाने क्यों इस बार लगा कि वह लतर मेरे दुश्मन न होकर कहीं मेरे मन की एक यातना ही है। जिस तरह मेरी यातना विवश होकर मेरे तन मन में फैलती जाती है, उसी तरह ये लतर भी विवश है। बम्बई जाने के शोभन के निश्चय पर माँ अवाक रह गई। कातर होकर बोली, बेटा अब जीवन के थोड़े से ही दिन रह गए हैं। इसी गंगा के चरणों में जीती रही हूँ, यहीं थोड़े दिन बाद समा जाना है। अब मैं कहाँ जाऊँगी बेटा? अब तो कोई अपना घर भी नहीं है। उसे बेचा न होता तो वहीं जाकर रह लेती। फिर कुछ सोचकर बोली, लेकिन बेटा मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। बड़ी नौकरी है, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। शोभन ने ऐसा जाहिर किया जैसे माँ के बिना बम्बई में रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं जानती हूँ उनके मन में क्या था। वे जानते थे कि अगर माँ बम्बई गई तो शोभन की योजना पूरी नहीं हो पाएगी। बड़ी कुशलता के साथ शोभन ने योजना बनाई थी। उतनी दूर नई दुनिया में जाने के बाद शोभन के लिए मनमाना एकांत मिलना था। वे जानते थे कि वहां उनके और मीनल के बीच तीसरा कोई नहीं होगा। उन्हें यह भी पता था कि इलाहाबाद में तो मित्रों और परिचितों का एक लिहाज भी करना पड़ता था। वह लिहाज बम्बई में जरूरी नहीं होगा। मीनल कलकत्ते चली गई थी, लेकिन मुझे पता था कि जाने के पहले वह शोभन से बहुत कुछ तय भी कर गई थी। शायद शोभन ने ये समझा भी दिया था कि अब कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद साहित्यिक मित्रों के बीच हुई प्रतिक्रिया शोभन को अच्छी नहीं लगी, लेकिन अपनी धूर्त मुस्कुराहटों से वे उसे दबाते रहे। स्पष्ट कहने वाले लोग वैसे भी कम थे। सिर्फ एक बात वर्मा जी ने हंसकर कही थी, अब तो एक और कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी जिसका विषय होगा साहित्यकार और सेठाश्रय। पिटी हुई हंसी के अलावा शोभन के पास कोई और उत्तर नहीं था। दुनिया में हुई अपनी इस पराजय को शोभन अपनी भावी योजनाओं के सपने से ढक लेते थे। शोभन मुझसे आंखें चुरा रहे थे, इन दिनों लगातार आंखें चुराते रहे थे। कोशिश ये करते थे कि या तो मित्रों में ही बहुत रात बीत जाए या फिर लिखते हुए इतनी देर हो जाए कि मैं अनायास सो जाऊं। हर रात एक घुटन मन में उमड़ती थी। नैनीताल से लौटकर आने के बाद और मीनल के लौट जाने के बाद जो एकांत हुआ था उसका कोई भी अस्तित्व मेरे लिए नहीं था। मेरे और शोभन के संबंधों की धरती का एक एक छोर उस जंगली लतर से ढक गया था और वहां एक अंकुर भी उग नहीं सकता था। मेरे निर्वासन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। शोभन के पास अब अकेला कुछ था ही नहीं जिसे मैं अपना कह सकती थी। कई दिन मैंने सोचा और इस बात की कोशिश भी की कि तोरू को जल्दी सुलाकर मैं शोभन से कुछ बातें करूं, लेकिन इसका अवसर ही नहीं आया। या तो शोभन उसी वक्त कुछ लिखने में बहुत व्यस्त हो जाते थे या सहसा वे याद दिलाने लगते थे, देखो तोरू अकेले सोई है, पलटकर गिर जाएगी। उनकी इच्छा को बहुत अच्छी तरह समझकर मन की चोट दबाई हुए आकर मैं अपने पलंग पर लेट जाती। चुपचाप उभरती हुई रुलाई गले में रोककर जाने कितनी देर तक भीगी हुई आंखें तकिए पर दबाई लेटी रहती और फिर सो जाती। शोभन का रिजर्वेशन हो चुका था, तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अगले दिन उन्हें बम्बई रवाना होना था। सिर्फ एक रात ही बीच में थी। सारे दिन मन अपने आप में मथता रहा। मैंने निर्णय किया कि आज इस रात जैसे भी होगा मैं कोशिश करूंगी कि इस द्वंद्व का फैसला हो ही जाए। अगर कुछ टूटना है तो वह अंतिम रूप से टूट जाए और अगर कुछ शेष बचा है तो उसे। रेत की रेगिस्तान से पानी नहीं निकलता। तपती धूप में वह दूर पर कभी कभी चमकता हुआ दिखाई दी जाता है, लेकिन वह पानी नहीं होता। रेत में तड़पती हुई मछली के लिए वहां पानी नहीं, सिर्फ रेत होती है। शोभन पहले से ही सावधान थे। अपने निकट मेरी उपस्थिति का एहसास होते ही उन्होंने अपने आप को इस तरह व्यस्त कर लिया कि जैसे कोई बहुत ही जरूरी कागज वे खोज रहे हों। थोड़ी देर में ज्यों की त्यों खड़ी रही। मेरी उपस्थिति से उन्हें मानसिक कष्ट हो रहा था। उसी तरह कागजों को देखते हुए बोले, तुम सो क्यों नहीं जाती?
ज्यादा जगने से तबीयत खराब हो सकती है। याचना की उस पिछली अवधि में पहली बार मैं इस तरह फूटकर रो पड़ी कि अब लगता है जैसे उससे बड़ी भूल मैंने दूसरी नहीं की होगी। रोने की आवश्यकता क्या थी? किसके सामने मैं रोई थी और क्यों रोई थी? इस तरह रोकर अपनी कमजोरी जाहिर करने के अलावा मैंने किया क्या था? शोभन कागजों में और अधिक व्यस्त हो गए थे। मुझे अपमान महसूस हुआ, मेरी रुलाई बढ़ गई, लेकिन शोभन ने अपनी व्यस्तता तोड़ी नहीं। शोभन की उदासीनता से जो अपमान महसूस हुआ उसने एक बड़ा काम जरूर किया, मेरी रुलाई रुक गई। ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि अधिक रोती तो अपमान ही अधिक बढ़ता। शोभन की उदासीनता में कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे पता चला था कि मेरा निर्वासन अब निश्चित हो गया है। मैं तेजी से अपने पलंग पर लौट आई। शोभन ने शायद अपनी निरर्थक खोज एक क्षण के लिए बंद कर दी। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। शोभन शायद इस सन्नाटे से ऊब गए होंगे, क्योंकि उनकी आवाज सुनाई दी, कुंतल, तुम तो बच्चों की तरह व्यवहार करती हो, बात तो कुछ समझती नहीं। जाना है और उसके लिए इतनी बड़ी तैयारी करनी है। कुछ बहुत कड़वी बातें मन में आई, लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं। अब ऐसा रहा ही क्या था जिसे मैं नहीं समझती? सभी कुछ तो साफ हो गया था मेरी आंखों के सामने। मन कर रहा था कि मेरे शब्द कोई ऐसा हथियार बन जाए जिससे या तो मैं अपने आप को बेंध लूं या, लेकिन नहीं, उस समय भी प्रतिरोध की राह में मेरे संस्कार आ खड़े हुए। कैसे संस्कार? हंसी आ रही है कुंतल पर। ये कैसे संस्कार है? विवशता और मानसिक थकावट के कारण मैं न जाने कब सो गई। किसी घटना या किसी इतिहास के निशान कभी कभी अपने आप मिट जाते हैं, लेकिन कभी कभी घटना के छूटे हुए निशान खुद बहुत धुंधले होते हैं। उन धुंधले निशानों को देखकर वह कहानी पढ़ पाना मुश्किल होता है। वैसे अब इन सब स्मृति चिन्हों की आवश्यकता भी नहीं है। ये पत्र, डायरी के पन्ने, चित्रों पर लिखे हुए नोट्स, इनमें से किसी का भी अर्थ अब कुछ नहीं रह गया। ये तभी तक सार्थक थे जब तक इनकी कहानी जिलाए रखने की चाह बनी हुई थी। अब वह चाह मर चुकी है। कहानी को भी जीते रहने का अधिकार नहीं रह गया है। अदालत में मुकदमा चल रहा है। अदालत के मुकदमे से अब होगा क्या? जो कुछ टूटा है उस पर कानून की एक मोहर लग जाएगी और बस। वकील ने कहा था कि ये सारे कागज सहेज कर रखना। यदि मुकदमे में ये काम आए भी तो उससे होगा क्या? अब ये कागज सही नहीं जाते। जब तक ये कागज रहेंगे तब तक मुझे जलाएंगे ही नहीं। अब और अधिक जलने से अच्छा है कि इन स्मृति चिन्हों को ही जला दूं, जलाकर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूं। कमरे की छोटी सी अंगीठी में एक एक कर वे कागज मैंने जलाने शुरू कर दिए। पत्रों और डायरी के पन्नों का ये अर्थहीन क्रम लगातार जलता जा रहा है। उनमें शब्द हैं और वाक्य हैं, लेकिन उनके अलावा जो अर्थ हैं, जो इतिहास गाथा है, वह उन कागजों के बाहर उन चिन्हों से अलग है। काफी लंबा है चिन्हों का ये सिलसिला। जैसे अथाह बालू की गर्म दलदल में मुझे चुपचाप धंसती छोड़कर इधर ही कहीं से गुजरा तो इतिहास गाथा का अगला अध्याय। बहुत लापरवाह पैरों से, जैसे मेरी नियति से असंप्रक्त, वह इधर से गुजरता हुआ दूर क्षितिज में खो गया और कहीं कहीं उभर आए उसके पद चिन्ह अब धीरे धीरे मिटते जा रहे हों। जनवरी 1960, या और सही कहा जाए जनवरी 1960 से शुरू होता है एसफुट पद चिन्हों का ये सिलसिला। कथा अदृश्य होकर बहती है, दिखता कुछ नहीं, सिर्फ घटता रहता है। कथा जहां मुझे छूती है वहां सिर्फ कुछ निर्जीव निस्संग पत्र हैं, ऐसे पत्र जो कहते कुछ नहीं। ये सब न किसी ने होठों से कहा, न किसी ने कानों से सुना। तो तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं, किधर किस मोड़ पर घूम जाओ, भटकते रहो। सुनो बेनो, मेरे मन की द्विधा अब समाप्त है। अब मैं फिर पहले जैसा हूँ, गंभीर अथाह समुद्र की भांति। समुद्र, रेत का गर्म धधकता हुआ समुद्र। अब ये उमड़ता अमर्यादित व्याकुल ज्वार इन आतुर होठों में बंधकर सिमट गया, स्वाति के केवल एक बूंद सा टपकने को। कौन सी स्वाति की बूंद? वह जो घने बादलों की छाती से टपकती है, लेकिन नीचे किसी सीपी के होठ में नहीं, सूखी सिकता के धधकते अंक में समा जाती है न। इससे अधिक कुछ नहीं, रेत की तरह सूखे शब्द और घने बादलों की छाती से टपककर अतल की ओर जाती बूंद की प्रतीक्षा। बंबई से खत आया है, खत में है ही क्या? मेघदूत अगर यक्ष प्रिया के सिर्फ एक मुट्ठी रेत लेता आए तो उसमें क्या पढ़ा जाएगा? क्या लिखेंगे शोभन? वे तो मेरे मन की भाषा बिना पढ़े ही चले गए। फिर भी मेरे तन मन की मृग तृष्णा उनके लिए मोह का रूप ले, उसी की चिंता में डूबी रहती और इसी आशा में रहती कि पत्र तो वे अवश्य लिखेंगे। इतने में डाकिया आवाज देकर पत्र दे गया। कुंतल, मैं ठीक से पहुंच गया। बंबई पहुंचते ही कंपनी के कुछ अधिकारी मुझे लेने आए थे और बहुत स्वागत भाव से मुझे गेस्ट हाउस में ठहराया। नौकरी पर जाने लगा हूँ। नए ऑफिस में नए लोगों के बीच बड़ा पराया सा लगता है। अभी कुछ देर पहले कंपनी के मैनेजर से बात हुई, एक आध हफ्ते में कमरे का प्रबंध हो जाएगा। सवेरे गेस्ट हाउस छोड़कर होटल में जाना पड़ा। लो, मेरे इलाहाबाद के मित्र डॉक्टर भरत के एक अभिन्न मित्र शर्मा जी अपने एक कमरे के फ्लैट में जबरदस्ती ले जाने का आग्रह कर रहे हैं। उनका नौकर खाना तथा अन्य काम करने के लिए बराबर वहीं रहता है। शर्मा जी स्वयं अधिकतर कानपुर में ही रहते हैं, कभी कभी आते हैं, अन्यथा ये कमरा एकदम खाली पड़ा रहता है। मैं चाहूँ तो 2-3 महीने यहीं रह सकता हूँ, किंतु 10-15 दिन में आसपास ही कोई अच्छा इंतजाम हो जाएगा। नौकर मेरे खाने पीने आदि का पूरा प्रबंध कर देगा, तुम चिंता मत करना।
किताबों के प्रूफ पढ़कर बनारस भेज दिए या नहीं, मेरी तमाम डाक यहाँ के पते पर भेज दो, और कोई विशेष बात हो तो लिखना। समूचा पत्र पढ़कर कुछ ऐसा लगा जैसे कहीं बहुत दूर से देखा हो और पहचानने से पहले चेहरा घुमाकर चल दिया हो। कोई गर्माहट नहीं, अंतरंगता का एक शब्द नहीं, अंत में एक रेखा खींचकर लिख दिया गया शोभन। किसका शोभन था ये? कौन सा शोभन था? क्या ये वही शोभन था जिसकी बाहों में कुंतल ने कभी भोर का तारा देखा था? वह शोभन मुट्ठी में भरी हुई रेत की तरह एक एक कण करके बाहर खिसक गया था। इसी समय माँ आ गई थी। मैंने उन्हें बता दिया कि शोभन का पत्र आया है। हमेशा की तरह उत्साह में भरकर वह देर तक आशीर्वाद देती रही। उन्हें शायद पता भी नहीं था कि जिनके लिए वे आशीर्वाद दे रही थी वह अब उस पद पर नहीं रहा था, और उसका बस चलता तो वह आशीर्वाद भी उसी तरह ठंडे हाथों लौटा देता जिस तरह मेरी भावनाओं को लौटाता रहा है। रोज की तरह उनके नाम आई हुई डाक रीडायरेक्ट करने के बाद मैं उनकी किताबों के प्रूफ लेकर बैठती थी, लेकिन अब एक एक पंक्ति बार बार पढ़ने के बावजूद ऐसा लगता था जैसे वह पंक्तियां ओझल हो जाती हैं। उन पंक्तियों की बजाय कुछ संवाद उभरने लग जाते हैं जिनमें से अधिकांश सीधे शोभन को संबोधित होते थे। तुम पत्र का जवाब क्यों नहीं देते? तुम कुछ लिखते क्यों नहीं? तुम कोई बात साफ क्यों नहीं करते? तुम इतने चुप क्यों हो? तुम सच क्यों नहीं बोल सकते शोभन? तुम सच क्यों नहीं बोल सकते शोभन? ऐसे ही एक दिन बिना कुछ बोले उनका उत्तर आ गया। बहुत भयानक था वह उत्तर, बेहद निर्मम। शोभन की नीरस और विरक्त पंक्तियां जहां समाप्त हुई थी पत्र में, वहीं थोड़े से शब्द मीनल ने भी लिख रखे थे। वैसे उन शब्दों में मात्र एक औपचारिकता भरी थी, लेकिन साधारण औपचारिकता में से भी कितनी भयानक चुभन हो सकती है, ये केवल मैंने ही महसूस किया। शोभन की चुप्पी का रहस्य समझ में आ गया था। मीनल अंततः मुझे शायद अंतिम पराजय देकर बंबई जा पहुंची थी। पत्र बार बार उलट पलट कर देखा, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। मन को और अधिक भ्रम में रखने का कोई उपाय बचा नहीं था। आसपास कहीं भी ऐसा कोई साधन दिखाई नहीं पड़ रहा था जो मेरी खोई हुई दिशा मुझे वापस लौटा देता। 2 रोज बाद शोभन का एक और पत्र आया, ठीक वैसा ही विरक्त और ठंडा। कुंतल, आज दोपहर में तुम्हारा रजिस्टर्ड लिफाफा मिला था। उसी समय तनख्वाह के कागजों, रसीदों आदि पर दस्तखत करके भेज दिया। शनिवार के तीसरे पहर मीनल आ गई थी। मीनल वहां बीमार थी, उस पर से इतने लंबे सफर की थकान भी थी। कल मकान मिला और दिन भर सामान रखवाते रहे। सब व्यवस्थित होने पर लिखूंगा। 1 हफ्ते भर के लिए आकर यहाँ की स्थिति देखकर लौट जाना। फिर वही रिक्तता जिसके अलावा कुछ मेरे हिस्से में नहीं है। मीनल के वहां पहुंच जाने से मेरा मन इतना रोष में भर गया था कि उसी कागज पर लिखा उसका पत्र पढ़ने को जी नहीं हुआ। फिर मन को समझाकर पढ़ने लगती हूँ। कुंतो, 5:15 बजे हैं शाम के। इनके ऑफिस में बैठकर यहीं की कलम से लिख रही हूँ। आज देखा मैंने इनका यहाँ का काम। बाबा रे, हर मिनट कोई मिलने आता है। 10 तरह के लोगों से 10 तरह की बातें करना, ऊपर से इतना काम। फिर यहाँ से इतना थकने के बाद घर जाते होंगे तो सोना कमरा इन्हें कितना कचोटता होगा। जब तक अकेले रहेंगे कचोटेगा। इसको आज अच्छी तरह समझ लिया है। बस यही है कि इन्हें अधिक दिन यहाँ नहीं छोड़ना है। तुम्हें बिना सूचित किए इलाहाबाद से होकर मैं यहाँ आ गई। तुम्हारी शिकायत जायज होगी, किंतु मेरी जगह यदि तुम होती तो तुम भी ऐसा ही करती। और तुम्हें मेरी वहाँ की हालत मालूम होगी तो तुम उतना महसूस नहीं करोगी। कैसे कॉलेज तक जाकर छुट्टी लेकर आई हूँ कि बस पूछो मत। फिर सोचा था शाम को तुम्हें तार करूंगी, वो भी न हो सका। उतरी इसलिए नहीं कि पूरा दिन नष्ट हो जाता, यही सफर चूर कर गया था। वह तो यहाँ आकर जो संजीवनी बूटी मिली, उससे सफर की थकान और बीमारी सभी फूंक मारते उड़ गए। शेष कल लिखेंगी तुम्हारे। पत्र पढ़कर बेचैनी ही बेचैनी और कुछ नहीं। यहाँ पंख कटे पंछी की तरह उड़ने में असमर्थ छटपटा रही हूँ। इसी तरह छटपटाते पूरा दिन पूरी रात बीत गई। मन उखड़ गया है, रेत में डूब गई हूँ। आंखों में, मुंह में, हाथों और पैरों के कण कण में रेत समा गई है। उसकी चुभन से करहा उठने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकती। डाकिया एक और पत्र दे जाता है। इन्हीं का पत्र है। कुंतल, तनख्वाह के कागज पहुंच गए होंगे और रुपया इस्तेमाल कर लेना। कल शर्मा जी दिल्ली से लौट आएंगे, तुम्हें तार से रुपए भेज दूंगा। असल में शर्मा जी के चले जाने के कारण बैंक में अकाउंट न खुल सका था, नहीं तो अब तक रुपए भेज देता। दूसरे में आश्वस्त था कि तुम्हें तनख्वाह तो मिल ही चुकी होगी। उधर ये भी ख्याल था कि तुम आ रही हो। इस समय रात के 9 बजे हैं और मेरा ख्याल है कि मीनल की काशी एक्सप्रेस इटारसी पहुंच रही होगी और दोपहर तक वो तुम्हारे और तोरू के पास होगी। असल में हुआ ये कि तुम्हें पिछले शुक्रवार को चिट्ठी लिखी थी, तब तक मीनल के आने का कोई अनुमान नहीं था, बल्कि मैंने तो कलकत्ते उसकी हालत जानने के लिए 2-2 तार दिए थे कि अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो मैं छुट्टी लेकर हवाई जहाज से पहुंच जाऊं। खैर, दूसरे दिन मीनल आ गई। फिर मकान ढूंढने में दलालों के साथ साथ घूमना पड़ा। पेशगी देने का इंतजाम हुआ। फिर 10 से 5 तक दफ्तर। ऊपर से मीनल की हालत ऐसी खराब थी, उसी की हिम्मत थी कि जान हथेली पर रखकर 1500 मील चली आई। शनिवार, इतवार, मंगलवार कैसे बीते कि हम तीनों पहर का खाना भी न खा सके।
मकान तुरंत हम लोगों ने इसलिए भी तय किया कि तुम भी आ जाओ। सारा सामान तुरंत उठवाया, सेठ सेठानी और सब लोगों से कह दिया कि तुम आ रही हो। मंगल को तय होते ही तुम्हें तार दिया और मीनल ने तुम्हें पत्र भी लिखा। तुम्हारा भी तार आया कि तुम इतवार को पहुंच रही हो। मीनल ने अपनी छुट्टियां बढ़वाई जिससे कुछ दिन तुम्हारे साथ भी रह सकी। खैर जो हुआ सो हुआ, तुम नहीं आ सकी। अगर तुम मेरी जगह होती और एकदम आकर ऐसी मुसीबत में पड़ती तब मालूम होता कि वक्त निकालकर जितना लिखता रहा वही बहुत है। अब 2 दिन से स्थिति सामान्य है। अब काम का फैलाव सिमट गया है और बिल्कुल फुर्सत है। आगे भी अब काम कम होता जाएगा। सेठ सेठानी अभी यही है। कल मुझे दोपहर खाने पर बुलाया है। अब तुम 15 दिन बाद आओ। आने से पहले मैं तुम्हें लिख दूंगा क्या क्या लाना है। पूजा घर के बाहर रैक रखा है, उसमें पुरानी फाइलों में अंग्रेजी में टाइप पांडुलिपि पड़ी है, वहां डॉक्टर भरत को दे देना। अच्छा, स्नेह। चलो, शोभन ने अंत में स्नेह तो लिखा। प्यार नहीं तो स्नेह से ही संतोष कर लूंगी। वह भी बना रहे तो मेरे भाग्य है। केवल रिक्तता से तो स्नेह गनीमत है। केवल रिक्तता से तो स्नेह गनीमत है। फिर मीनल आज पहुंच जाएगी। केली क्रीड़ा से थकी क्लांत होगी। सो कुंतल को उसकी सेवा टहल और स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए, नहीं तो शोभन से बदला निकलवा लेगी। मन ही मन सोच लिया कि बेबी के साथ अकेली मैं तो स्टेशन जाऊंगी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, इसका फल जो होगा देखा जाएगा। दोपहर को आई पर मीनल का कहीं पता निशान नहीं। शायद गाड़ी लेट हो या स्टेशन पर कोई स्वागत के लिए आया न देख देवी लौट गई हूँ। इन्हीं सब विचारों में खोई थी कि डाकिया एक पत्र दे गया। लिखाई तो मीनल की थी। खोलकर देखा तो ये फरवरी की 1 तारीख के भी पहले का पत्र है और इतने दिनों बाद आज कुछ बात रही होगी। खैर, पढ़ने लगती हूँ। कुंतो सुबह के 5 बजे हैं। सिर और कमर में बेहद दर्द है। पैरों की नसें भी मुड़े मुड़े बुरी तरह खिंच रही हैं। इतना कष्टप्रद सफर मैंने आज तक नहीं किया है। यहाँ आ गई हूँ, फिर ये है। कल तक एकदम ठीक हो जाऊंगी। मैं तो तुम्हें आते हुए साथ लेती आती, पर यहाँ की स्थिति वहाँ शर्मा जी के एक कमरे के मकान की थी। बड़ा मकान मिलते ही तुम्हें बुला लेंगे। इस एक कमरे में मैं और शोभन हैं। तुम्हारे और बच्ची के रहने की जगह कहाँ? मकान मिलते ही लिखेंगे। तुम्हारी मीनल। मेरे लिए और तोरू के लिए जगह नहीं है। मेरे अपने ही घर में जगह नहीं है। मेरे अपने पति के घर में मेरे लिए जगह नहीं है। एक दिन शोभन ने मुझसे कहा था वे अपने घर में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैं अपना घर, अपने स्वजनों का घर छोड़कर आ गई थी। अब उसी घर में मेरे लिए जगह भी नहीं थी और तोरू के लिए भी नहीं थी। हताशा और बेचैनी से छटपटाती हुई मैं उस समय अपना सिर पटक कर चूर क्यों नहीं कर सकी थी। हाँ, मुझे ठीक याद है, खिड़की की चौखट पर एक हरी लेकिन डरावनी शाख जैसे मुझे एकटक घूर रही थी। मैं कांप गई। ये वही जंगली लतर थी जिसने धीरे धीरे करके फूल बगिया के सारे पौधे निगल लिए थे। और जब वह घर की चौखट के अंदर आ पहुंची थी, मेरे मुंह से अनजाने ही एक चीख निकली थी और आंखों के आगे अंधेरा छाता चला जा रहा था। बाहर टैक्सी रुकने की आवाज से अचानक मैं कुमुद की उस छोटी सी दुनिया में लौट आई हूँ। झपझप करके टैक्सी के दरवाजे बंद होते हैं और खुली हंसी की 2 आवाजें सुनाई देती हैं। मैं चौंक जाती हूँ। इतनी ज्यादा रात हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। जाते वक्त वो कह गई थी कि कोई 12 साढ़े 12 बजे वापस लौटेगी, लेकिन समय इतनी जल्दी बीत गया। कितने बरसों का इतिहास आंखों के सामने से गुजरता चला गया। कमरे में कागजों के जलने की गंध भरी हुई थी। कुमुद एकदम अंदर नहीं आई। कुछ क्षणों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया था, जैसे सब कुछ स्तब्ध हो गया हो। उस स्तब्धता में मैं डूब गई। एक जगह वह स्तब्धता कहीं मेरी अपनी स्मृति भी बन गई, लेकिन मैं चुभी भी उस छोटी सी स्तब्धता के बीच। मैंने सोचा वहां कुमुद होगी और उसकी छोटी सी दुनिया का कोई एक खुशी से फूला हुआ एक साथी होगा। बिल्कुल ठीक ऐसी ही एक दुनिया यहाँ से बहुत दूर कई बरस पहले बंबई के उस छोटे से कमरे में भी छूट गई थी, जिसमें मेरे और तोरू के लिए जगह नहीं थी। बाहर अंधेरे में हल्के स्वरों में कुछ कहा गया। इस बार टैक्सी का एक ही दरवाजा बंद हुआ और टैक्सी चली गई। थोड़े से अंतराल के बाद अपने आप गुनगुनाती हुई कुमुद अपना बैग झुलाते हुई अंदर आई और ठिठक गई। अजीब तरह से नाक चढ़ाकर उसने कहा, क्या जला रही हो कुंतल? सारे कमरे में गंध भरी है। उत्तर क्या देती? मन बिल्कुल स्वस्थ नहीं था। मुझे पता नहीं चला था, लेकिन हो सकता है उन कागजों के जलने से अप्रिय गंध पैदा हुई हो। एक मरा हुआ इतिहास जलने से सुगंध तो उठेगी नहीं। कुमुद मनस्थिति समझ गई थी, इसलिए उसने अधिक सवाल नहीं किए। कपड़े बदलते हुए उसने इतना जरूर कहा, तुमने अच्छा ही किया कुंतल कि ये सब जला दिया। जलाने के बाद तुम अपने प्रति भावुकता छोड़ सकोगी, लेकिन एक बात बताओ कुंतल, जिस दुनिया को छोड़ आई हो उससे अब ऐसा लगाव क्यों बना रखा है? उत्तर मैंने इस बात का भी नहीं दिया। कुमुद समझ गई कि मेरा मन कहीं गहरे से आंदोलित है। बात बदलकर उसने कहा, खाना तुमने खा लिया क्या? खा लिया, मैंने कहा। पगली, मुझे पता है तुमने तो कुछ भी नहीं खाया, चलो खाओ। फुलबगिया की उस दुनिया के व्यंजन नहीं थे। डबल रोटी, अंडे और कुछ जैम। अपनी दुनिया से बहुत दूर एक जो दूसरी जिंदगी शुरू हो रही थी, उसका ये पहला प्रसाद था। रात काफी हो आई थी। बहुत गहरे सन्नाटे में बहुत दूर कहीं एक अकेला कुत्ता चौंक कर भौंकने लगता था।
जलाए हुए कागजों के साथ मेरी नींद भी जैसे जल गई थी। कुमुद ने अंधेरे में ही खुली हुई मेरी आंखों को जिस तरह अपनी उंगलियों से बंद किया, उस स्पर्श से मैं आविष्ट हो आई। अंधेरे में ही धीरे से बोली, सुनो कुंतल, मैं चाहती तो नहीं थी कि तुम्हें बताऊं, पर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तो शायद तुम्हारा मन परिस्थिति के प्रति ज्यादा तटस्थ हो सकेगा, तुम्हारा मोह भी शायद कम हो। निरुत्तर होकर भी मेरी उत्सुकता उसने पहचान ली और धीरे से बोली, कुंतल तुम्हें बताऊं, मदन अभी बंबई से लौटा है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे डाइवोर्स को लेकर काफी बड़े दायरे में शोभन ने ऐसी वैसी बातें फैलाई है। मदन मेरे एक सीनियर कलीग हैं, उन्होंने ही बताया है। ये श्रीमान आनंद कौन है कुंतल? शोभ की एक लहर से सारे बदन में उभरी और फिर अचानक मुझे हंसी आने लगी। इतने अधिक कमजोर पैरों पर शोभन अपना झूठ खड़ा कर सकेंगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। कुमुद ने शायद सही अनुमान लगाया था कि उस प्रसंग के आने पर मैं हल्की हो जाऊंगी। मुझे हंसती देखकर कुमुद बेहद खुश हुई। ये आनंद था कौन, बताती क्यों नहीं? क्या हुआ था? अफवाह तो बहुत गर्म थी, कोई काफी मसालेदार कहानी लगती है। कहानी विशेष थी ही क्या, जो कुछ था वो मैंने उसे बता दिया। सुनकर वो खुद भी हंसने लगी। मुझे और अधिक सहज करने के लिए उसने छेड़ा भी, और भी कुछ होगा, मुझे बता नहीं रही है। अच्छा, उसकी चिट्ठियां जो आती हैं वह तो नहीं जला देती? उस छेड़ और हंसी में मैं कब सो गई थी पता नहीं चला। सुबह नींद बड़ी जल्दी टूट गई थी। कुमुद सोते सोते भी मुस्कुरा रही थी। खिड़की पर पड़े हुए मोटे पर्दे से धूप की पीली किरणें हल्के हल्के खिल रही थी। अवसाद के कारण शरीर में टूटन सी भरी हुई थी। फिर भी मैंने सोचा कि उठ जाना ही बेहतर होगा। अंगीठी ठंडी हो गई थी, लेकिन उसकी राख में जले हुए कागजों पर अक्षर अभी तक उभरे हुए थे। सब कुछ जल जाने के बाद भी कुछ है जो जीवित रहता है। काश वह सब भी जल जाता। शायद सब जलता है, शायद सब जलता है, लेकिन काफी रुक रुक कर, अटक अटक कर, एकदम नहीं जलता भग से। मीनल का पत्र आने के बाद जो तनाव पैदा हुआ था उसे अब मैं स्वयं ही तोड़ने को तैयार हो गई। ठीक है, यही सही, यदि घर में जगह नहीं तो वह घर भी मेरा नहीं। ऐसे तो ये तनाव बढ़ता ही जाएगा। खींची जाने वाली रस्सी से बंधे रहकर घिसटते जाने से अच्छा है रस्सी काटकर अपने को मुक्त कर लो। मैंने निश्चय कर लिया। पत्र को फाड़ देने का मन था, लेकिन उसे बाकायदा तह करके अलमारी में रख दिया। बस अब शुरू हुई नई कहानी। मन को बांध लो कुंतल, इस रास्ते पर इससे आगे नहीं जाना है। पहली बार घर की याद आई। वह घर नहीं जो अजनबी दुनिया में है, अपना घर, माँ और पिता का घर। लगता है मेरी रेतीली दुनिया से वे भी घबरा गए थे। वे इलाहाबाद छोड़कर दिल्ली के करीब जो बसे थे, वही घर याद आया। अंध गली की आस छोड़ते ही जैसे दूसरा रास्ता अपने आप खुलने लगा। ठीक है, मैंने सोचा, माँ के पास चली जाऊंगी। यहाँ की रेतीली दुनिया से कुछ तो चैन मिलेगी। जाऊंगी और कल ही जाऊंगी। तैयारियां शुरू हो गई। कपड़े सहेजे जाने लगे, लेकिन वह कल इतनी आसानी से नहीं आ पा रहा था। मीनल का खत आया था, शोभन का नहीं। हो सकता है शोभन का भी खत आए और वह दूसरी तरह का हो। शायद आ जाए, पर फिर कल आ जाए। और अचानक एक शाम में सारी रेत फिर उड़ गई, जाने कहाँ चली गई। शोभन का पत्र आया एक्सप्रेस। शोभन का पत्र आया एक्सप्रेस, तुम चली जाओ। पत्र में विशेष गरमाई नहीं थी, लेकिन एक बार फिर मैंने आंखें मूंद ली। वही तैयारियां जो माँ के यहाँ जाने के लिए अनमने ढंग से कर रही थी, सहसा उत्साहपूर्ण तैयारियों में बदल गई। बम्बई शहर कुंतल के लिए नया नहीं था, लेकिन अचानक वह काफी नया लगने लगा था। तोरू सफर भर परेशान होती आ रही थी, लेकिन स्टेशन पर उतरते ही उसमें भी न जाने कहाँ का उत्साह आ गया था। एक ऊंची इमारत के आगे टैक्सी रुकी। टैक्सी वाले ने पैसे निकालते समय मेरे हाथों का कंपन देखा। पैसे निकालने में कितनी देर हो रही थी, इमारत के द्वार की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। लगा शोभन टैक्सी की आवाज पर आ गए होंगे, उसी तरह दोनों बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे। दरवाजे पर कोई नहीं था। एक गुरखा चौकीदार ऊँग रहा था। तोरू को संभालकर दूसरे हाथ से अटैची दरवाजे तक खींची। दरवाजा अभी वैसा ही सूना था। अब मैं बिल्कुल दरवाजे तक पहुंच गई तो ऊँगते गुरखे ने आंखें ऊपर उठाई। शोभन साहब का घर यही है? मैंने पूछा। कौन शोभान? गुरखे ने आश्चर्य से पूछा। शोभान साहब? वो जो, ओ वो चठामाला, चौथा फ्लैट, ऊपर ऊपर, कहकर वह फिर ऊँगने लगा। ऊपर अकेले ही पहुंचना होगा, साथ तोरू है। अटैची कैसे ले जाऊं? मुंबई के बारे में काफी सुनती रहती थी। अटैची छोड़ना उचित न लगा। धीरे धीरे एक बाह में तोरू को लटकाए अटैची घसीटती सीढ़ियां चढ़ी। सीढ़ियों के बाद लंबा बरामदा था और उसी बरामदे में कहीं चौथे नंबर का फ्लैट था। अटैची अब यहाँ छोड़ दी। अधिक खोजना नहीं पड़ा, फ्लैट मिल गया था। थोड़ी देर द्वार के बाहर खड़ी रही। अब सोचती हूँ कि कितनी मूर्ख थी मैं। सोच रही थी जैसे द्वार अपने आप खुल जाएगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। खोलने वाला एक नौकर था। वही अजनबी निगाहें, वही अपरिचय के सवाल। मेरी बात सुनकर उसने लपककर अटैची नहीं पकड़ी, एक और होकर अंदर आने को भी नहीं कहा। 2 क्षण जैसे पशुपेश में रहकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया। बिना किसी भाव परिवर्तन के उसने अटैची उठाकर अंदर एक किनारे रख दी और दीवान की ओर इशारा करते हुए बोला, बैठ जाइए, साहब कपड़े बदल रहे हैं। नीचे सड़क पर चुपचाप चले जा रहे राहगीर से सिर पर 2 मंजिले से मकान की दीवार का हिस्सा टूटकर गिरते मैंने देखा नहीं।
ये भी नहीं जानती कि उसका अनुभव कैसा होता होगा। हाँ, इस स्वागत में अगर सहसा चोट का कोई प्रभाव था तो वैसा ही वह भी होगा। एक क्षण के लिए मन में आया कि अभी उठ जाऊं और अटैची घसीटती हुई लौट जाऊं, लेकिन उठी नहीं। मीनल बीबी जी कहाँ हैं? मैंने नौकर से पूछा। कल हवाई जहाज से कलकत्ते लौट गई। मैं चुप रह गई। सोचा हो सकता है नौकर ने जाकर सिर्फ इतना कहा हो कि कोई महिला मिलने आई है और उन्होंने सोचा हो कि कोई छात्रा ही आ गई हो। कपड़े बदलने का बरसों पहले का एक दृश्य आंखों में नाच गया। शोभन यूनिवर्सिटी जा रहे थे। कमीज उन्होंने पहन ली थी और तौलिए के नीचे से पैंट खींचने की कोशिश कर रहे थे। जाने क्या सूझा था कि मुझे कि मैंने तौलिया खींच लिया था। एक क्षण के झटके के बाद शोभन ने दोबारा से अपने आप को ढकने के बजाय मुझे खींच लिया था। इस बार मुझे लगा जैसे तौलिया मेरे ही बदन से खींचा गया था। मौसम एकाएक हरारत से भर गया था और हम दोनों पसीने से नहा गए थे। कई बरस पहले की वह याद ठंडी हवा की तरह पलकों को छूकर चली गई। और शोभन आए। शोभन ही? सच? लेकिन उस एक क्षण में जो हुआ वह थोड़े से शब्दों में नहीं समा सकता। बच्चे कभी कोई कपड़ा उछालकर ऊंचे पर अटकी चीज उतारना चाहते हैं और सहसा पाते हैं कि उछाला गया कपड़ा खुद वहीं जाकर अटक गया। लगभग यही कुछ हुआ उस एक क्षण में। जाने कितने दिनों की बर्फ की परत तोड़कर मन उछला और उछाल लेकर वहीं जमा रह गया। शोभन आए। शोभन ने देखा और फिर मैंने पाया कि शोभन के चेहरे पर जो कुछ था मैंने देखती तो अच्छा था। वहां एक बहुत ठंडा निष्प्राण सवाल चिपका हुआ था। उस सवाल के शब्द कुछ भी हो सकते थे, यानी ठीक हो या कब आई या क्या आना बहुत जरूरी था। इससे भी अधिक शब्दों की आवश्यकता होगी, बल्कि संभवतः एक समूचे ग्रंथ की आवश्यकता होगी उस एक क्षण की व्याख्या के लिए। मेरा मन ठहर गया, बल्कि भय से सिमट गया। एक क्षण देर से ही मैंने नमस्कार किया। तोरू आश्चर्य से उनकी ओर देख रही थी। संभवतः उससे अधिक आश्चर्य से वे अपने आप को देख रहे होंगे। तोरू के चेहरे के सामने चुटकी बजाकर उसे बहलाने का छोटा सा नाटक करने के बाद शोभन ने नौकर को आवाज दी और बोले, इनके लिए तौलिया साबुन वगैरह बाथरूम में रख दो। तुम चले कहाँ जाते हो? स्वर की हल्की सी तिक्तता शायद मेरे लिए थी। परिस्थिति को एक बार नए सिरे से संभालने के लिए मैंने जल्दी से ही अपने को दोबारा समेटा। आपका स्वास्थ्य कैसा है? मुझे उत्तर देने में उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, लेकिन पूरी तरह से विरक्त भी नहीं हुए। बहुत अनमने और व्यस्तता भरे स्वर में बोले, ठीक हूँ, ऑफिस जल्दी जाना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। जिस तरह खींचकर उन्होंने जुराब चढ़ाई उससे लगा जैसे वे अपने आप पर कोई परत चढ़ा रहे हों। तोरू आपको बहुत याद करती थी, रास्ते भर आपको पुकारती आई, मैंने फिर कहा। उत्तर की बजाय और अधिक व्यस्त होकर उन्होंने उसी तरह एक बार तोरू के सामने चुटकी बजाई और पहले से भी ज्यादा ऊंची आवाज में नौकर से बोले, मेरा नाश्ता लगाओ, क्या कर रहे हो? मुझे लगा बर्फ को तोड़ना इतना आसान नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं ही। तोरू को मैंने नीचे बैठा दिया और एक नजर कमरे पर डाली। अपनी फुलबगिया के ऊपर का नीला कमरा एक क्षण के लिए कौंध गया और लगा उसी एक क्षण में भयानक अपरिचय बिखेर गया। कहाँ थी वे गंध? कहाँ थी गाढ़े परिचय की वे गुनगुनी रोशनी? देखो, उसे जमीन पर क्यों बिठा दिया? ऊपर बिठाओ या अंदर? कहते कहते वे रुक गए। अंदर पलंग पर तोरू के बिठाए जाने का हुक्म वे पूरे अधिकार से दे सके इस स्थिति में शायद नहीं थे। फिर भी मन बड़ा आश्वस्त हुआ। तोरू को अंदर नहीं ले गई। थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए गिर जाने का डर कम था, इसलिए उसे सोफे पर बिठा दिया और बाथरूम चली गई। बाथरूम जाना बहुत आवश्यक तो नहीं था, फिर भी लगा थोड़ी देर कम से कम पलायन के रूप में ही सही वहां आना आवश्यक था। कोई 10-1 मिनट लगे होंगे वहां। उस बीच बातचीत का एक और छोर मैंने खोज लिया। सोचा इस बीच शोभन को लिखे गए पत्रों के बारे में पूछूंगी कि वे मिले या नहीं, और इसके अतिरिक्त उनके साप्ताहिक के बारे में लेखकों की प्रतिक्रिया बताऊंगी। हाथ मुंह धोकर मन थोड़ा शांत हो गया था। बाहर आई। तोरू के आसपास सोफे पर कुछ रंग बिरंगे कागज और पत्रिकाएं बिखरी हुई थी। मन को बहुत अच्छा लगा। तोरू उनमें व्यस्त थी। उसे प्यार करके मैं अंदर गई। मेज पर एक प्लेट में आधा खाकर छोड़ा नाश्ता और आधा कप पी गई चाय पड़ी थी। नौकर मेरे अंदर आते ही उसे समेटने लगा। मैंने अनायास पूछा, साहब चाय नहीं पियेंगे? उनको जल्दी जाना था बीवी जी, उसने बहुत ठंडे लहजे में कहा और बर्तन समेटता रहा। जाना था? क्या मतलब, चले गए? मैंने अचकचाकर पूछा। जी, बोल गए हैं लंच दफ्तर में करेंगे। आपके लिए क्या बनाऊं बीवी जी? नौकर ने किचन की ओर लौटते हुए पूछा। मुझे लगा वह कहीं दूर से बोल रहा था या फिर मेरे कान बंद हो गए हैं। बहुत कठिनाई से ही मैं कह सकी, कुछ नहीं। आपने तो जी नाश्ता भी नहीं किया अभी, उसने कहा, लेकिन अब और सुनने की स्थिति में मैं नहीं थी, सुनाई दे भी नहीं सकता था। तोरू अभी उन कागजों से खेल रही थी। अगर उस समय कुछ सुनाई दे रहा था तो वह था नीचे सड़क का शोर, बेतरह शोर, लगातार बढ़ता जाता शोर। वह शोर कानों में कभी कभी आज भी बजता है। समुद्र के ज्वार की तरह उमड़ते उस शोर में मैं थी वहां अकेली, असहाय, किसी भी क्षण दो पैरों के नीचे से धरती खींच लिए जाने की प्रतीक्षा करती हुई। खिड़की के नीचे कितनी दूर होगी सड़क? अगर इस खिड़की से कूद जाऊं तो क्या ये शोर एक क्षण के लिए थमेगा? इसके बाद सारा दिन सफर से टूटे शरीर को मैं उस खिड़की से दूर अलग खींचती रही। क्या होगा तोरू का अगर मैं? नौकर 2 बार तोरू के लिए दूध ले आया था। बहुत आग्रह के बाद भी मैं दोपहर को कुछ खा नहीं सकी थी। शाम के करीब 1 कप चाय भर पीकर बैठी रही। नौकर तोरू को लेकर नीचे चला गया। उस अकेलेपन के एक दिन को किस तरह नाप सकी, ये स्वयं आश्चर्यजनक है।
शाम को भी नहीं, रात को आए शोभन। नौकर शायद उन्हें नीचे ही मिल गया था, वह उनकी फाइलें ला रहा था। शोभन जिस तरह अंदर आए उससे एकाएक मैं भयभीत हो उठी। पहले तेजी से अंदर आए, अंदर शायद उन्होंने बोले जाने वाले संवादों को दोबारा तोला। उसके बाद इस कमरे के दरवाजे तक आकर तीखी आवाज में बोले, आखिर ये तरीका क्या है? यहाँ भी नाटक शुरू हो गया। मैं अचकचाकर उठ पड़ी, उनका चेहरा देखती रह गई। लगा वे अभी किसी न किसी को जमीन पर पटक देंगे। आवाज और नीचे करके बोले, आखिर ये खाना न खाने का तमाशा क्यों खड़ा किया गया? पूछता हूँ क्यों खड़ा किया गया? उत्तर चाहकर भी क्या देती? फिर उत्तर पाने के लिए वह सब कहा ही कहा जा रहा था। मेरे अनचाहे मौन ने उन्हें बुरी तरह क्षुब्ध कर दिया था। आखिर बोलती क्यों नहीं हो कि आते ही ये नाटक क्यों खड़ा किया गया? बहुत प्रयत्न के बाद मैंने कांपते हुए शब्दों में कहा, मैं इतनी दूर से आई और यहाँ आपसे एक शब्द भी प्यार का सुना होता तो। ओहो, वे तीखे होकर बोले, यानी अब मैं डायलॉग बोलता? तुम्हारा दिमाग तो सही है, मेरी व्यस्तता का भी कुछ ख्याल है, मेरी उलझनों की कोई कीमत है? तुम्हारा मतलब मैं काम छोड़ दूं? और तोरू अचानक ही रो पड़ी, जाने क्यों। संभवतः वह इस विवाद में हस्तक्षेप करना चाहती थी। मैं उसकी ओर घूमी और उसी क्षण शोभन भी जाने क्या क्या बातें बोलते हुए दूसरे कमरे में चले गए। घर में फिर वही निर्मम सन्नाटा और नीचे सड़क का रोनता हुआ शोर बाकी बच गया। बीच में फोन की घंटी बजी। फोन शोभन ने ही उठाया होगा। कुछ देर में बोले जाने वाले शब्दों ने स्वयं ही मुझे पकड़ लिया। वे किसी से कह रहे थे, हाँ कुंतल आई है, यस तोरू भी है, जरूर मिलवाऊंगा, दोनों से मिलवाऊंगा। कुंतल अभी तो थकी है इसलिए लंच मत रखो, कुंतल अभी तो थकी है इसलिए लंच मत रखो, मैं खुद कांटेक्ट कर लूंगा। शब्द सुने, अपने बारे में अंदर से बोले गए शब्द, लेकिन नहीं, अब और अपने आप को छल नहीं सकती। ये शब्द मुझे और धोखा नहीं दे सकते। समझ गई थी कि अंदर घोट घोट कर मारी जाने वाली कुंतल को बाहर प्रिया के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा था। शब्द और अधिक छल नहीं सकेंगे। मैंने निश्चय किया। मन में फिर वही जलन पैदा हो गई थी, वही जो एक बार भड़कती थी तो लपेटों में अंग अंग समेट लेती थी। कैसे बीतेंगे और दिन? रात रात की ध्वनियों की अपनी अलग अलग पहचान होती है, चाहे किसी भी जगह की रात हो। और ऐसा व्यक्ति रात की ध्वनियों को कितने गाढ़ेपन से पहचानता है, जिसके जीवन की कुल जमा पूंजी अब केवल कुछ रातों का अनुभव ही रह गया। रात बढ़ रही थी और रात की ध्वनियां निकट आती जा रही थी। सड़क का शोर अब उतना उलझा हुआ न होकर स्पष्ट और भारी हो गया था और सड़क के उस पार किनारे पर अपने आप को पटकते हुए समुद्र की उसास बार बार कमरे में झांक जाती थी। शोभन की कोई आवाज अब सुनाई नहीं दे रही थी। इसी एक परिस्थिति का सामना करने में मन कांप रहा था। बहुत देर तक अपने को उकसाकर मैं उठी, तोरू को शाल उठा दिया था। बहुत धीरे से शोभन के कमरे की ओर बढ़ी। शोभन कमरे के दूसरे कोने पर एक चमकदार डेस्क पर लैंप की रोशनी में कुछ पढ़ रहे थे। वे पढ़ते रहे। मैंने धीरे से कहा, आप सोएंगे नहीं? शोभन कुछ नहीं बोले। मैंने दोबारा वही प्रश्न पूछा। 2 पल रुककर उन्होंने किताब किंचित खींच से बंद की और बोले, तुम्हारा बिस्तर लगा दिया गया है, मुझे काम करने दो। तुम्हारा बिस्तर? बस, अब इससे अधिक नहीं। लेकिन उपाय? राह? खिड़की के नीचे एक छलांग? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगता है। मैं वह अभियुक्त हूं जिसकी अदालत में पहुंचने से पहले ही सजा सुना दी गई। सजा? एकांत कारावास। कारावास में केवल वह खिड़की है जो अपनी लगती है और कुछ भी तो नहीं। लेकिन कितना भयावह है वह अपनापन। सारे दिन के उस रोने वाले सन्नाटे में कभी कभी इशारे से वह खिड़की बुलाने लगती है और फुसफुसाकर पूछती है, तुम्हें रास्ता मिला? नहीं, मैं घबरा कर कहती हूँ। नीचे देखो, रास्ता है। या फिर उस समुद्र को देखो, कितनी शीतल समाधि होती है समुद्र। और खिड़की रहस्यपूर्ण हंसी हंसती है। समाधि? ये घर क्या सचमुच समाधि है? एक मकबरा जिसमें मेरे सामने मेरी ही कब्र है, सीलन भरी, कठोर, ठंडी। दरवाजे पर जो घंटी लगी हुई है उसे ठीक ठीक घंटी कहना सही नहीं होगा। विचित्र आवाज होती है, जैसे किसी ने कोई चीज बलपूर्वक चीर दी हो। कम ही बजती है, किंतु बजती है तो बहुत कष्टदायक लगती है। सोचती हूँ उसकी ये ध्वनि ठीक ही है। जब जब वह बजी मेरे अंदर कुछ न कुछ चीर गई। वह बजी, दरवाजा खोला, अखबार वाला है। विचित्र दृष्टि से मुझे देखकर पूछेगा, मेम साहब नहीं है? फिर चला जाएगा। दूध वाला, सब्जी वाला, मक्खन, डबल रोटी वाला, मेम साहब नहीं है? नहीं, मेरे कहते न कहते लौट जाएंगे सब, जैसे मेरा वहां होना निरर्थक है। मीनल के अलावा यहाँ और किसी की कोई पहचान नहीं। वही तकलीफ देने वाली घंटी बजती है। तार वाला आया है। तार है? दस्तखत करके ले तो लिया, लेकिन खोलने की हिम्मत नहीं होती। शोभन नाराज न हो। फिर वही खिड़की की चुपचाप मुझे बुलाने की आवाज। रात को शोभन लौटे तो सबसे पहले तार पर ही उनकी नजर पड़ी। खोला, पढ़ा, पढ़कर थोड़ी देर चुप। नौकर ने कॉफी रख दी थी, वह भी ज्यों की त्यों पड़ी रही। उठकर टहलने लगे। फिर जैसे कुछ याद आया, कहीं फोन मिलाया। फोन मिलने पर पूछा, कलकत्ते के लिए अर्लीस्ट फ्लाइट कितने बजे है? यस, 1 सीट राइट। फ्लाइट कलकत्ता, 1 सीट। चित्र एक क्षण में पूरा हो गया। तार में क्या लिखा होगा ये समझना कठिन नहीं था। फोन रखकर थोड़ी देर टहलते रहे। फिर बोले, देखो तोरू का ध्यान रखना, मीनल की तबीयत ठीक नहीं है। मीनल की तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ, ऑफिस से फोन आए तो कहना कलकत्ते के बारे में मत बताना। कहना, कुछ भी कह देना, कलकत्ते के बारे में मत बताना। लगा वे बेहद उतावले हो उठे हैं। नौकर से अटैची निकलवाई और कपड़े रखने लगे।
आप आराम करिए, कपड़े मैं रख देती हूँ, मैंने कहा। आश्चर्य कि शोभन ने वही किया जो मैंने सोचा था। कपड़े छोड़कर अलग हट गए। मन में आया, कह दूं कि अब तो तुम बदलोगे ही शोभन, मेरे प्रति मृदु भी होगे, क्योंकि इस छोटे से झूठ को खड़ा करने के लिए मेरी आवश्यकता जो है। उसके बाद की सुबह ने एक क्षण के लिए मुझे फिर धोखा दिया। इतना स्वीकार कर सकती हूँ, तोरू को गोद में उठाया, प्यार किया, उसे और दिनों के विपरीत मेरी बाहों में पकड़ा दिया, मेरी आंखों में देखा और एक हाथ मेरे कंधे पर रखकर बोले, अपना ध्यान रखना, समय से खा लिया करना, और हाँ, ऑफिस से अगर कोई मिलने आए तो तुम समझती ही हो। शोभन गए, खिड़की मुझे फिर बुलाती है। अब उससे इतना डर नहीं लगता। खिड़की के बाहर वही शोर भरी हुई सड़क है और बेहद बेचैन समुद्र। समुद्र के ऊपर नीले आसमान पर फिसलते हुए बादलों के कुछ टुकड़े। शोभन गए। मैं हवाई जहाज पर कभी नहीं चढ़ी। सुना है जहाज जाता है तो रास्ते में बादल मिलते हैं। क्या वही है मेघदूत, कालिदास के यक्ष के संदेवाहक? मुझे याद आता है विवाह के तुरंत बाद का दिन। उस फुलबगिया में उस दिन मैं अकेली थी। शोभन दूसरे शहर गए थे किसी प्रकाशक के बुलावे पर। जाते ही वहां से उन्होंने अपनी किताब की पहली प्रति भेजी थी मुझे। प्रति के पहले पृष्ठ पर सजाए हुए अक्षरों में उन्होंने लिखा था, संतप्ता नाम तुम मसी शरणम तत्पयोद प्रियाये संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषी तस्से। ओ मेघ, कुबेर की अप्रसन्नता से दुखी इस यक्ष की सहायता केवल तुम ही तो कर सकते हो। आज अगर वह प्रति यहाँ होती तो मैं उस पर लिख देती, आदिक श्यामाम विरह शयने सन्निक्षणैक पार्श्वाम प्राची मूल्ये तनुमिव कला मात्र शेषाम हिमांशो। वह प्रिया अपने शयन कक्ष में प्रिय के विरह में रो रो कर कला मात्र शेष चंद्रमा की तरह क्षीण हो चुकी है। किंतु ये भी लिखने का अधिकार क्या मेरे पास है? हवाई जहाज के पास उड़ते हुए मेघ क्या मेरा एक प्रश्न वहां शोभन को दे सकेंगे? कहाँ है प्रिया का वह शयन कक्ष? कहाँ है वह एक पहचान जिसे लेकर प्रिया रो तो सकती थी? शोभन की प्रिया क्षीण होती रही, पीली पड़ती रही, पर रोई नहीं। रोने से होता भी क्या? ये समूचा सागर आंखों में उतारकर भी क्या व्यथा हल्की हो सकती थी? 2 दिन बाद शोभन वापस आ गए, वही जिन्होंने जाते जाते कहा था, अपना ख्याल रखना। दरवाजे की उस कर्कश घंटी के साथ जिस हंसी की आवाज सुनाई पड़ी थी, वह मेरे अगले दिन की सही पूर्व सूचना थी। मीनल हंसती हुई बाथरूम चली गई और शोभन इस तरह सवाल करने लगे जैसे वहां मैं कुंतल नहीं, उनके ऑफिस की कोई क्लर्क हूँ। ऑफिस से कोई आया था? नहीं, मैंने कहा। कोई फोन? हाँ, पूछा था। तुमने क्या कहा? वही जो आपने कहा था। कोई कागज, फाइलें, चपरासी लाया था? इससे अधिक और कुछ भी नहीं पूछा गया। मीनल अभी बाथरूम में थी। शोभन ने एक क्षण दूसरे कमरे की ओर देखा और खुद भी बाथरूम चले गए, शायद हाथ धोने। हाँ, हाथ धोने ही। बड़ी सफाई से वे अब रिश्ते से हाथ धो रहे थे। बाथरूम से खिलखिलाकर हंसने की आवाज आने लगी, आती रही। फोन की घंटी बजी, थोड़ी देर बजती रही। मैं असमंजस में खड़ी रही, फोन उठाऊं न उठाऊं। बाथरूम की हंसी में व्यवधान हुआ। शोभन ने बाहर आकर फोन उठा लिया। बोले, हाँ, बस अभी पहुंच रहा हूँ, अभी अभी आया हूँ। फोन रखकर जैसे उन्होंने सुनने को सुनाया, मैं 15 मिनट में ऑफिस जा रहा हूँ। मीनल से पूछ लेना वह क्या खाएगी, नौकर की मदद कर देना। शब्द अगर पत्थर होते हों तो वे ऐसे ही होते होंगे और इसी तरह चोट पहुंचाते होंगे। मीनल बाथरूम से बाहर आ गई, फिर वही हंसी, फिर वही छेड़छाड़, और ये सब कुछ ऐसे जैसे वहां कुंतल शोभन की पत्नी नहीं, केवल एक निराकार शून्य हो। खिड़की के शोर और समुद्र की गरज के साथ एक तीसरी आवाज भी मिल गई थी, मीनल और शोभन की हंसी। ऑफिस जाते जाते वे मीनल से बोले, दिन में खूब आराम कर लेना, शाम को घूमने चलेंगे। क्यों, दिन में आराम क्यों करना? मीनल ने बेशर्म शरारत से पूछा। क्योंकि रात में फिर आराम का मौका नहीं मिलेगा, यही सुनना चाहती थी न, शोभन ने उसके गाल मसलते हुए कहा। फिर वही हंसी। शोभन चले गए। मीनल खिड़की से बाहर उन्हें देर तक देखती रही। लगभग 2 घंटे इस विदा के बाद के विचित्र थे। मीनल ने मेरी ओर देखा, मैंने भी देखा। उसने भी कुछ कहना चाहा, मैंने भी। फिर वह भी रुक गई, मैं भी रुक गई। मुझे लगा ये अवसर है, कुछ बातें की जा सकती हैं साफ साफ। मन इतना आंदोलित था कि बिना बोले ही जाने कौन कौन से संवाद तैयार करती रही। बातें कही फिर भी नहीं जा सकी। इस बीच तोरू जाग गई, जागकर रोने लगी। मैं कुछ देर जड़ बैठी रह गई। हाथ रोककर मीनल ने पूछा, तोरू भी आई है ने? मुझे सूत्र मिल गया। मैंने अपने तीखेपन को वश में करते हुए कहा, शोभन से इतनी बातें हुई, उन्होंने बताया नहीं। हम लोगों को इतनी बातें करनी थी कि इसका जिक्र होने का अवसर ही नहीं आया, मीनल ने कहा। अगली बात मैं ऐसी खोजने लगी जो कहीं मेरे प्रतिशोध से जुड़े, लेकिन मीनल अचानक विचित्र ढंग से नाक चढ़ाकर बोली, ओहो, ये गंदगी अभी पड़ी है, धत तेरे की। उसने खाली अटैची जमीन पर उलट दी। मैं तोरू को गोद में उठा लाई थी। अचानक जमीन पर उलट दी गई उस गंदगी पर मेरी नजर पड़ी। प्रयोग में लाए गए गर्भ निरोधक। वो कागज उठाना, उसने कहा। कागज उसने खुद ही उठा लिया। कागज में उस गंदगी को खुद ही लपेटते हुए नाटकीय रोमान के साथ जैसे अपने आप से उसने कहा, कुछ गंदगियां सुंदरतम चीजों से भी अधिक प्रिय होती है, क्यों कुंतल?
बर्दाश्त से बाहर होने पर भी कुछ विशेषताएं किसी को जड़ बना देती हैं। एक पर एक मुझे लग रहा था वे बातें मेरे और शोभन के रिश्ते के ताबूत पर कीलों की तरह जड़ती जा रही थी। सर भन्ना रहा था, शरीर जैसे बुखार से तप उठा था। तोरू गोद में होकर भी जैसे वह नहीं थी। अपनी तमाम घृणा और अपने निरंतर अपमान से उपजी जिज्ञासा को समेटकर मैंने तीखे स्वर में कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब लगता है वे शब्द कितने नपुंसक थे, फिर भी उन्होंने अपना काम तो कर ही दिया। उन्हीं थोड़े से शब्दों ने जैसे मेरा सारा शोभ उठाकर मीनल के ऊपर पटक दिया। मीनल सन्नाटे में आ गई। उलटकर जवाब देने की हिम्मत उसे नहीं हुई। मेरा मन ही समझकर और अधिक अधीर हो उठा। आगे वह कुछ बोले और मैं अब सब कुछ कह डालूं, इसकी तत्परता मुझे कपाए दे रही थी। लेकिन मैं बोली कुछ नहीं, वहां से हट गई। मेरे साथ फिर बच रही अबोध तोरू, मेरी कुंठा, सड़क से समुद्र तक फैला शोर। रात वे घूमने गए। तोरू भी उनके लिए बाधा ही थी, इसलिए तोरू को भी घर पर ही छोड़ गए। जाने क्यों इस एकांत से मैं पहली बार आतंकित हुई। लगा कोई न कोई अनहोनी हो। काफी रात गए तक उस अनहोनी के लिए अपने आप को तैयार करती रही। मीनल की दिन की पराजय थोड़ा सा सहारा दे रही थी। मन में मैंने निश्चय कर लिया था, जो भी हो भीरुता से बाहर आना होगा। अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। रात घंटी बजी। अनुमान था शोभन और मीनल होगे। बाहर हंसी सुनाई पड़ी थी, फिर भी विश्वास था नौकर शायद सोने की तैयारी में रहा होगा। तीसरी बार घंटी बजने पर दरवाजा मैंने ही खोला। शोभन थे, मीनल भी, दोनों चुप। 2 क्षण तक वे वहीं उसी तरह खड़े रहे। मैं दरवाजे से अलग हटाई। वे अंदर आए और दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया। अभी मैं पीछे घूम ही रही थी कि किसी हाथ ने मेरे बाल पीछे से पकड़कर खींचे। मेरे घूमते न घूमते शोभन ने शायद घूंसे से चोट की। शब्दों से ही तैयार थी मैं, और अब लगा कि वह अनजानी आशंका क्या थी। उसके बाद संभलने का अवसर नहीं मिला। झटके से बलपूर्वक जमीन पर पटकी जाने के बाद कमर और पसलियों के पास जूते की नोक की भरपूर ठोकर और उठाकर दोबारा जमीन पर पटक दिया जाना। उन थोड़े से क्षणों में एक असहाय चीख भी गले में ही सूख गई थी। शोभन क्षुब्ध थे केवल इस बात पर कि मैंने मीनल को गालियां दी थी। वे थोड़े से शब्द उन दोनों की तफरीह के क्षणों में गालियां बन चुके थे, और सफाई या प्रतिवाद का अवसर तो वहां था ही नहीं। रात कितनी हो गई थी पता नहीं। तोरू के कारण तोरू जाग न जाए और जागकर उनको परेशान न करे, इसलिए मुझे एक बिस्तर पर धकेल दिया गया था। कमरे में इतना अंधेरा तो नहीं था। आश्चर्य होता है तब सहसा मर जाना क्यों न हुआ था। बाहर समुद्र का उफान है। खिड़की उसी तरह फुसफुसाकर कहती है, कुंतल खामोश रहना, दर्द की करा भी न हो, खामोश रहना। साथ के पलंग पर मीनल है और शोभन। जाने कैसे फुलबगिया वाला शोभन अपनी केचुल उतार कर रह जाता है। मात्र पशु, बल्कि पशु युगल। उठना होगा। शोभन वहां कहाँ है? शोभन ही है जो कुछ है। मैं कराकर उठी और झटके से दरवाजे की ओर बढ़ी कि कम से कम दूसरे कमरे में चली जाऊं। शोभन थम गए। लपककर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और दोबारा पलंग पर पटक दिया। क्या नाटक करती है? दुनिया में कोहराम मचाएगी? दुनिया को दिखाएगी? नहीं, दुनिया को अब दिखा भी क्या सकती हूँ। दिखाने के लायक रहा ही क्या था? वह जिसने मुझे एक झलक देखने के लिए तपती धूप में दिन गुजारा था, खड़े खड़े मात्र वही शोभन था मेरे पास, जिसे मैं दुनिया को दिखा सकती थी। अब इस अशोभन को कहाँ ले जाऊं, किसे दिखाऊं? विचित्र स्थिति थी। अपमान और प्रताड़ना सह रही थी मैं, और रूठ रही थी मीनल। घंटों रूठना और फिर शोभन द्वारा मनाया जाना। लगता था जैसे वहां एक सस्ता नाटक खेला जाने लगा हो। मीनल इसी तरह उस सुबह से रूठी हुई थी। शोभन उठ गए थे, मीनल को उठा उठाकर हार गए थे, मगर मीनल चुपचाप पड़ी हुई थी, सो नहीं रही थी। हारकर शोभन तैयार हुए नाश्ते की मेज पर ले जाने के लिए। एक बार फिर उसी तरह मनुहार करने लगे। मीनल नहीं उठी। शोभन एक कप चाय खुद लाए। मीनल फिर भी नहीं मानी। बहुत इसरार के बाद बोली, कुंतल को पिला दो, मुझे नहीं पीनी। शोभन फिर भी जिद करते रहे। कुछ कस्में भी खाई थी। नाटकीय ढंग से रूठी हुई मीनल ने और अधिक नाटकीय होकर जो कहा वह मैंने भी सुना। वह अपनी हैसियत के लिए रूठी हुई थी। वह कह रही थी कि उसने शोभन के लिए जीवन दे दिया, पर मिला क्या? वह पत्नीत्व का एक छोटा सा पद भी तो नहीं पा सकी। तोरू रो पड़ी, जाने किस बात पर। संभव है कि ये तोरू का शैशव सुलभ प्रतिवाद रहा हो। तोरू जोर से रोई। मीनल और शोभन के नाटक के संवाद बंद हो गए और रोने की आवाज में डूब गए। कितना अच्छा लगा उस समय उसका इस तरह रो पड़ना। मैंने चाहा ये रोना कम से कम थोड़ी देर और न रुके। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वाचन के वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।